अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, पाकिस्तान को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क, कहा पाकिस्तान के पास है बेकाबू जौहरी हथियारों का जखीरा। सत्रह और 18 अक्टूबर को ज़राअत की वजारत करेगी 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद। पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की अगली किस्त, किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 16,000 करोड़ रुपए। ज़राअत की स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का होगा इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट ने जीएन साईं बाबा को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। नक्सलिज्म की हिमायत के इल्जामात पर गिरफ्तार किए गए थे साईं बाबा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहतमंद समाज के लिए मजबूत इंसाफ के निज़ाम पर दिया जोर। वीडियो पैगाम के जरिए वज़राए कानून और कानून सेक्रेटरियों के कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से किया खिताब, का मुतादिद कवानीन को ख़त्म करके नए कानून बनाने की है ज़रूरत। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से मिस्र के 2 रोज़ा दौरे पर अपने हममनसब सामे शुक्र के साथ बाहिमी मफादात के 2 फ़रीक़ी इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। मिस्र में भारतीय बिरादरी के लोगों से भी करेंगे बातचीत। खेलों में भारत की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को शिकस्त देकर एशिया कप के खिताब पर किया कब्जा। भारतीय गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई श्रीलंकाई टीम। 7वीं बार खिताब भारत के नाम। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बाइडन ने पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक करार दिया है। बाइडन ने यह तबसरा जौहरी हथियारों के जखीरे के बारे में किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फौज और हुकूमत के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं है। ये सूरत हाल दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। इसकी वजह यह है कि वो जौहरी हथियारों का जखीरा कर रहा है। इसके अलावा फौज और हुकूमत के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट की दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और दीगर मुल्जिमान को नक्सल तंजीमों से ताल्लुक़ रखने के मामले में बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यूएपीए के तहत आगे बढ़ने की मंजूरी देने वाली अथॉरिटी से इजाज़त न लेने के सबब निचली अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज खुसूसी समाअत के दौरान जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला खालिसतन तकनीकी नुकात पर मबनी है, जबकि ये मामला मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ है और बहुत ही संगीन है। मौजूदा हालात में बेहतर होगा कि हाई कोर्ट के हुक्म को फिलहाल मुअत्तल रखा जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो पैगाम के जरिए वज़राए कानून और कानून सेक्रेटरियों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद पॉलिसी साजों को भारत के कानूनी और अदालती निज़ाम से मुताल्लिक़ मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करना है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क ने 1,500 से ज़्यादा पुराने और गैर मुतल्लका कवानीन को मनसूख कर दिया है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद माशरे के लिए काबिल एतमाद और तेज़ रफ्तार इंसाफ का निज़ाम बहुत ही ज़रूरी है। देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में कहा कि कई सालों से चले आ रहे कवानीन को ख़त्म करके नए कानून बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अदालती निज़ाम से आईनी इदारों पर आवाम का एतमाद मज़ीद मजबूत होता है। आज़ादी के इस अमृत काल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कॉन्फ्रेंस में
इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जरूर विचार होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के जो मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा भी बहुत मददगार साबित होगी। इस समीक्षा के फोकस में ईज ऑफ लिविंग भी हो और ईज ऑफ जस्टिस भी हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में जल्द इंसाफ के लिए लोक अदालतें भी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के जरिए गुज़िश्ता बरसों में लाखों मुकदमात का निपटारा किया गया है। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी हैं। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है और खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत के समाज ने तमाम चैलेंजों के बावजूद मुसलसल तरक्की की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े अपने बेहतरीन तौर तरीक़ों का इश्तराक कर सकेंगे, नए ख़यालात का तबादला ख़याल कर सकेंगे और अपने बाहिमी ताउन को बेहतर बना सकेंगे। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां, संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संविधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा कर रही है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो मंथन होगा उससे देश के लिए लीगल रिफॉर्म्स का अमृत जरूर निकलेगा। अगली खबर, मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने भी वज़ीर कानून और कानून सेक्रेटरी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वजीर कानून ने अपने खिताब में कहा कि मजबूत अदालती निज़ाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने रियासतों और अदालती निज़ाम के दरमियान तालमेल की ज़रूरत पर भी खास जोर दिया। We all aspire to make India as a very progressive and very prosperous nation. And without a robust judicial system, a country cannot progress to the extent we desire to see our country to be. Without the cooperation and collaboration between judiciary and executive, we will not be able to translate the visions, the actions, all kind of laws passed by the parliaments and the assemblies. Now the parliament and the assemblies of India are very robust. As a large economy, India is the fastest large economy in the world. So the response from the judiciary, the matters which are in the court also should be supplementing to the need of the time. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सोसाइटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल भी मौजूद थे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सोसाइटी की तश्कील 2019 में हुई थी। वज़ारत ज़राअत 17 और 18 अक्टूबर को 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की अगली किस्त में किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए भेजेंगे। 17 और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी
किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ज़राअत के स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया जाएगा। 2014 के बाद मुल्क में स्टार्टअप को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में स्टार्टअप के आने से किसानों को फ़ायदा होगा, साथ ही ज़राअत के फ़रोग़ में स्टार्टअप अहम किरदार अदा करेगा। 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक की समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो। कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम कर सकें, इस दृष्टि से स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मुल्क में ज़राअत के शोबे की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए वजारत ज़राअत वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम का आगाज़ करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र की शुरुआत मुल्क के कई मकामात पर की जाएगी। किसानों की मदद के लिए वजारत ज़राअत ई पत्रिका भी लॉन्च करेगी। उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया जा रहा है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक और किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। 17 अक्टूबर को ही उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश के 600 जिला स्थानों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया जाएगा। और अगली खबर, वजीर दाखिला अमित शाह ने 12 नवंबर 2022 को सिरमौर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी हिमाचल प्रदेश मुहिम और इंतखाबी गीत हिमाचल की पुकार फिर भाजपा की सरकार का आगाज़ किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सिरमौर में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हाटी बिरादरी गुज़िश्ता 55 सालों से कबायली होने की जंग लड़ रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ने हाटी बिरादरी को कबायली बिरादरी का दर्जा देने का काम किया। इस पहाड़ी के इस ओर एक भाई ट्राइबल नहीं है और उस ओर एक भाई ट्राइबल है। बेटी यहां से वहां जाती है तो ट्राइबल बनता है भांजा और मामा ट्राइबल नहीं होता है। ये किस प्रकार का अन्याय है? और 55 साल से यह अन्याय चल रहा, कोई सरकारों ने नहीं सुना। हाथी समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है मित्रों, और मोदी जी की एक दृष्टि पड़ गई और आप सभी को जनजाति का दर्जा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने मुल्क में कांग्रेस की 70 साल की हुक्मरानी की तनकीद की। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने 70 साल में 3 करोड़ पक्के घर बनाए, वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 8 सालों में गरीबों को 3 करोड़ पक्के घर दिए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस ने 70 साल में जाकर 3 करोड़ पक्के मकान बनाए, मोदी जी ने 8 साल में 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीबों को देने का काम किया है। 12 करोड़ शौचालय गरीब बेटियों को, माताओं को बनाकर दिया, तो हर गांव हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया। 45 करोड़ बैंक खाते खुलवाए, तो 31,000 करोड़ रुपया आपदा के समय बहनों के खाते में सहायता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डलवाए। बहनों के खाते में पैसे भी डलवाए, खाते भी खुलवाए, तो साथ ही साथ रसोई गैस के सिलेंडर 9 करोड़ भी दिलाए और गुजरात में 35 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन और 6 लाख से ज्यादा पक्के मकान तो केवल शहरों में ही बना कर दिए गरीबों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने दिए। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हफ्ते को एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हलाक कर दिया गया।
कश्मीरी पंडित की शनाख्त पूरन किशन भट्ट के तौर पर हुई है। दहशतगर्दों की गोली लगने के बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पूरन किशन भट्ट को मुर्दा करार दे दिया। इलाके को खाली करा लिया गया है और कातिलों की तलाश जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से मिस्र के 2 रोज़ा दौरे पर है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में खारजा पॉलिसी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात से मुलाकात की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इलाकाई और आलमी सियासत में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और बसीरत के लिए उनकी हिमायत के लिए इजहार तशक्कुर किया। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मिस्री वजीर खारजा के साथ 2 तरफ़ा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत करेंगे। वो मिस्र में भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। मिस्र भारत के सबसे बड़े तिजारती शराकतदारों में से एक है। भारत और मिस्र के मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक इस साल सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल कर रही हैं। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने बड़ी मईशतों में सुस्त रवी अजनास की बढ़ती हुई कीमतों और मालियाती हालात की वजह से मईशत को दरपेश बड़े मनफी ख़तरात पर तशवीश का इजहार किया है। वाशिंगटन DC में IMF हेडक्वार्टर में बैनुल-अक़वामी मालियाती और मालियाती कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि आलमी रुकावटों के बावजूद भारतीय मईशत दुरुस्त तमत में रहेगी। उसके अलावा उन्होंने माली साल 2022-23 में भारतीय मईशत के 7% की शरह से तरक्की की पेशगोई भी की। इसके साथ ही वज़ीर ख़जाना ने भारत सरकार की तरफ से उठाए गए अहम इक़दामात के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने निशानदेही की कि भारत ने माशरे के करीब और कमज़ोर तबकों के लिए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को कामयाबी से बरकरार रखा है। वज़ीर ख़जाना ने 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब और कमज़ोर ख़ानदानों को मुफ्त अनाज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के बारे में बताया। वज़ीर ख़जाना ने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कई ममालिक की मदद के लिए IMF की नई पहल फूड शॉक विंडो की भी तारीफ़ की। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने तरक्की याफ्ता ममालिक से तरक्की पजीर ममालिक को मालियात और कम लागत वाली टेक्नोलॉजीज़ की मुंतक़ली की अहमियत पर भी रोशनी डाली। बाद में उन्होंने वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक के तरक्याती कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत आलमी इक़्तिसादी नुक़्ता नज़र और जोग्राफ़ियाई सियासी माहौल के तय फ़िक्रमंद है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ से भी मुलाकात की। उन्होंने खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल, आलमी कर्ज़ों के ख़तरात, आबो हवा के मामलात और G20 इंडिया प्रेसिडेंसी समेत मुतअद्दिद आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, ममनून कौम आज मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत रत्न और साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम कर रही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश पूरी दुनिया में आलमी यौम तलबा के तौर पर मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 अक्टूबर 2010 से आलमी यौम तलबा मनाने का ऐलान किया था, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम को एक ऐसे तालिब इल्म के तौर पर खराज तहसीन पेश किया गया था जिसने दुनिया भर के तलबा को मुतासिर किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए। भारत को 21वीं सदी के बाइख्तियार और काबिल बनाने में उनका ताउन बेहद बेमिसाल है। उनके नज़रियात और अनमोल ख्यालात नौजवानों के लिए तहरीक का बाइस हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, हमारे साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खराज अक़ीदत, एक साइंसदान और एक सदर के तौर पर हमारे मुल्क के लिए उनका ताउन इंतहाई काबिल सताइश है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने समाज के हर तबके के साथ तालमेल कायम किया। आमतौर पर वैज्ञानिकों के विषय में एक सोच ऐसी रहती है कि वो बड़े गंभीर चेहरा, उदासीन, लैब में ही डूबे रहने वाले, लेकिन कलाम साहब हर पल एक बड़े जीवंत व्यक्तित्व नजर आते हैं। जैसे उनके बाल थे, वैसा उनके भीतर एक बालक था। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में थे, कौन से नहीं चैलेंज, उस चैलेंज को कैसे उठा लें और उस चैलेंज को पार कैसे करें, और यही उनके हर पल जीवन में है। भारत शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ शस्त्रों से शक्तिशाली हो, ये कलाम साहब की सोच नहीं थी।
वो इस मान करके चलते थे कि देश सरहदों से नहीं, देश कोटि कोटि लोगों से पहचाना। और इसलिए कलाम साहब उन दोनों धाराओं को साथ लेकर के चलते थे कि एक तरफ इनोवेशन हो, रिसर्च हो, रक्षा के क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, और दूसरी तरफ भारत का मानव समुदाय संपन्न हो। भारत चीन सरहदी उमूर पर मशावरात और राब्ते के वर्किंग मैकेनिज्म की आज 25वीं मीटिंग का इनेकाद किया गया। फरीकैन ने LAC से जुड़े बकिया मसाइल का जल्द अज जल्द तस्फिया करने के लिए सिफारती और फौजी ज़राए से मज़ाकरात बरकरार रखने पर इत्तफाक किया ताकि दो तरफ़ा ताल्लुकात में बहाली के लिए हालात पैदा किए जा सकें। मौजूदा दो तरफ़ा मुआहदों और प्रोटोकॉल के मुताबिक मगरबी खत्ते में LAC पर बाकी मानदा मसाइल को हल करने के मकसद को हासिल करने के लिए फरीकैन ने सीनियर कमांडर्स मीटिंग के 17वें दौर की अगली मीटिंग जल्द अज जल्द मुनक़िद करने पर इत्तफाक राय किया। काबिल ज़िक्र है कि भारतीय वफ़द की क़ियादत वज़ारत ख़ारजा के जॉइंट सेक्रेटरी मशरक़ी एशिया ने की। दूसरी तरफ चीनी वज़ारत ख़ारजा के बॉर्डर एंड मैरीटाइम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने चीनी वफ़द की क़ियादत की। फरीकैन ने भारत चीन सरहदी इलाकों के मगरबी सेक्टर में LAC पर सूरत हाल का जायज़ा लिया। मई 2022 में आखिरी मीटिंग के बाद होने वाली पेशरफ्त को याद करते हुए फरीकैन ने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स PP-15 के इलाके में 8 और 12 सितंबर के दरमियान मरहलेवार मरबूत और तस्दीक शुदा तरीक़ाकार में पेशगी तैनाती को कम करने पर इत्तफाक राय किया। और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। तुर्की के शुमाली सूबे मार्चिन में ट्रांसफार्मर की वजह से कोयले की कान में धमाके से 25 मजदूरों की मौत हो गई। इसके अलावा 11 मजदूर किसी तरह कान से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि धमाका कोयले की कान में एक ट्रांसफार्मर की वजह से हुआ जो सरकारी तौर पर चलने वाले तुर्क हार्ड कोल इंटरप्राइजेस की जेर मिल्कियत है। धमाका कान के दाखिली दरवाजे से 300 मीटर नीचे हुआ है। कान में जख्मी होने वालों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पब्लिक सेक्टर नश्तर अस्पताल की छत से तकरीबन 200 पोसीदा लाशें मिलने की इत्तला है। इत्तलात के मुताबिक इनमें से कई लाशों के कुछ हिस्से भी गायब हैं। मामले की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है। 6 रुकनी कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करने और जिम्मेदारी का तयन करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मस्कंजी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें जुमे की शाम मस्जिद से वापस आते हुए गोली मार दी गई। ये वाक़या पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर खारान में पेश आया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों, इदारों और गैर मुल्की शहरियों पर मोहलक हमलों में इजाफा हुआ है। बात करेंगे यूक्रेन की। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में जंग के दौरान कीव में यौम दिफा की तकरीबात के दौरान फौजियों की इज्जत अफजाई की। यूक्रेन के लिए जान देने वालों की याद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। ज़ेलेंस्की ने फौजियों को गोल्डन स्टार से नवाजा और फौजी यूनिटों को एजाज़ी खिदमात दिए। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमे को यौम दफ़ा मनाया जिसमें रूस पर फतह और यूक्रेन की आज़ादी का वादा किया गया। एक वीडियो खिताब में ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क के दफ़ा पर यूक्रेन की मुसल्लह अफ़वाज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से जो कुछ भी छीन लिया गया है उसे वापस लिया जाएगा और कोई फौजी कैद में नहीं रहेगा। 24 फरवरी से यूक्रेन पर रूस के हमले में हज़ारों अफराद हलाक, लाखों बेघर हुए और कई शहरों में तबाही हुई। यूक्रेन पर रूसी हमले ने आलमी मईशत को भी नुकसान पहुँचाया है। इस बीच बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के अरकान ने जुमे को रूस से यूक्रेन में जंग ख़त्म करने का मुतालबा किया। IMF की स्टीयरिंग कमेटी की सरबराह नादिया गालियोनी ने कहा कि यूक्रेन में जंग महंगाई का सबसे बड़ा सबब है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग ने आलमी तरक्की की रफ्तार को कम करने और अफरात ज़र में इजाफे के नए खतरात पैदा कर दिए हैं। यूक्रेन के हामियों ने स्पेन के शहर बार्सिलोना में जमा होकर यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ एहतजाज किया। एक वीडियो फुटेज में मुजाहिरीन को यूक्रेन के झंडे और बैनर उठाए हुए दिखाया गया है जिन पर लिखा है यूक्रेन में रूसी नस्लकशी बंद करो। यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर के सामने मुजाहिरीन ने यूरोप से यूक्रेन को मजीद हथियार देने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन को रूस पर दहशतगर्द मुल्क होने का इल्ज़ाम लगाते हुए भी सुना गया।
हंगरी में तलबा और सरपरस्तों ने 2 हफ्तों में दूसरी बड़ी रैली में उन असातिज़ा की हिमायत में एहतजाज किया जिन्हें ज़्यादा तनख्वाह के लिए हड़ताल की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर बरतरफ कर दिया गया था और दीगर को बरतरफी की धमकी दी गई थी। इस हफ्ते के शुरू में वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बन की हुकूमत की जानिब से असातिज़ा की तनख्वाहों को 2025 तक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की औसत आमदनी के 80% तक बढ़ाने के वादे ने मुजाहिरीन को मुतमईन करने के लिए बहुत कुछ किया, जिसमें अगले साल तकरीबन 5वां इजाफा भी शामिल है। ऑर्बन की हुकूमत ने कहा कि वह असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफा करेगी जब यूरोपीय कमीशन यूरोपीय यूनियन की बहाली की फंडिंग जारी करेगा, जिसे कवायद और जवाबित के तनाज़े के दरमियान रोक दिया गया है। असातिज़ा के लिए आला मेयार ज़िंदगी का मुतालबा करने वाले तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों ने गुज़िश्ता हफ्ते अप्रैल में ऑर्बन के दोबारा इंतखाब के बाद सबसे बड़े हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में हिस्सा लिया। चाड की दारुल-हुकूमत एन दजामिना के सैकड़ों बाशिंदे भारी सैलाब के बाइस अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत से सैलाब मुतासिर अपने सामान सरों पर रखकर आर्जी कैंप लगाने के लिए खुश्क ज़मीन की तलाश में निकल पड़े हैं। इस साल चाड में 30 से ज़ायद सालों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। और अब खेल की खबरें। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर एशियन टाइटल जीत लिया है। एशिया कप में टीम इंडिया के दबदबे का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक खेले गए कुल 8 एशिया कप एडिशन में टीम इंडिया ने सबके फाइनल में जगह बनाई और रिकॉर्ड 7 बार ये खिताब अपने नाम किया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेटों पर सिर्फ 65 रन ही बनाए। भारत की जानिब से रेणुका सिंह ने 3 जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ और सानिया राणा ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में भारतीय टीम ने आसान हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। भारत की जानिब से स्मृति मंधाना ने 51 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।